आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। इनसे हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस पर अभी तक 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जैसे कि एक आतंकी हमला घोषित किया गया, जिस पर इजराइल ने वार की अनाउंसमेंट कर दी है, जिस पर अमेरिका जैसे और भारत ने अपना पक्ष जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भारत में लोगों का विभाजन, पार्टियों का विभाजन इस पर साफ नजर आ रहा है। तो उन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इनसे सवाल करेंगे, उसके हम जवाब लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया है इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद उसके लिए। सर, जैसा कि ये इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, सबसे पहले तो आप एक क्लैरिफिकेशन रखिए जनता के सामने कि इसमें किसका स्टैंड बेसिकली हमें करना चाहिए, मतलब क्या है कॉन्फ्लिक्ट, ये कि कहां से शुरू हुआ और कहां पे इस वक्त ये स्टैंड कर रहा है। देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। बेसिकली जब ये दुनिया बनी, अगर आपको याद है तो आपको सुनाया गया कि एडम एंड ईव क्रिश्चियंस कहते हैं, और आदम और हवा जो पहले पेयर थे इस दुनिया के अंदर, तो उनकी जो वंशावली आगे चली तो किसी एक जगह पे आके 3-4 भाई थे, वो अलग अलग हो गए, और ये सारे के सारे जेरूसलम एक जगह है पैलेस्टीन के अंदर, इजराइल के अंदर, जहां पे ये लोग पनपे, और वहां से एक क्रिश्चियनिटी चली गई। जैसे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ प्लेस है वो भी जेरूसलम है, और इस्लाम का जो मेन प्लेस है, इनकी मॉस्क जो है अल-अक्सा, वो भी जेरूसलम में है, और तीसरे जुडाइज्म था ज्यूज का, उनका भी वहीं पे ही है। तो इस किस्म से ये सारी सभ्यताएं फैली और आगे चलती चली गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब ज्यूज जो थे उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके जर्मन्स ने बहुत पर्सिक्यूट किया, और फिर लीग ऑफ नेशंस जो उस वक्त यूएन की इक्विवेलेंट बॉडी थी वर्ल्ड की, उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यूज को हमने एक होमलैंड देना है। अब होमलैंड ज्यूज से पूछा गया कहाँ होना चाहिए, उन्होंने बोला हमें वहां चाहिए जहां पे हमारा रिलीजन शुरू हुआ, और वो था पैलेस्टाइन, जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम्स रहते थे, क्रिश्चियंस ऑलरेडी निकल चुके थे और इस्लाम के लोग वहां पे रहते थे, तो वहां पे उनको बसा दिया गया। तो जैसे ही वहां पे उनको बसाया गया तो वो जो इस्लामिक लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया, और इसके आसपास मिडिल ईस्ट में अगर आपको पता हो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे इजिप्ट उनके वेस्ट में है, फिर वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, फिर ऊपर सीरिया है, जॉर्डन है, जॉर्डन ईस्ट में है, लेबनान है, और पीछे नीचे सऊदी अरेबिया है। तो उस वक्त जब इनको वहां बसा दिया गया तो बड़ी सारी कोशिशें हुई कि इनको वहां ना बसने दिया जाए। तो ये थोड़ा सा संघर्ष चला 2-1 साल, तो अल्टीमेटली 1948 में इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जो इस्लामिक कंट्रीज थे यहाँ पैलेस्टाइनियंस थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उनकी सब्जुकेशन में आ गए थे। तो एक इमीडिएटली लड़ाई शुरू होगी, इजिप्ट भी इसमें आ गया, जॉर्डन भी आ गया, लेबनान भी आ गया, सीरिया भी आ गया। तो इस तरह से वो लड़ाई में अल्टीमेटली इजराइल की जीत हुई, बल्कि जो उनके पास एरियाज उनके कंट्रोल में थे उन्होंने और एरियाज को कंट्रोल में ले लिया। फिर उसके बाद ये टेररिज्म का सिलसिला चलता रहा। फिर 1967 में फिर एक और कोशिश की गई इन सब कंट्रीज द्वारा लड़ाई करने की, कि यहाँ से इजराइलीज को बाहर निकालने, वो भी नहीं हो सका। फिर 73 में यौम किपर वॉर का नाम आपने सुना होगा। यौम किपर एक उनका ज्यूज का एक बड़ा ही होली दिन होता है, जिस दिन वो खूब अपना एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन लड़ाई शुरू हुई इजिप्ट की तरफ से, अलॉन्ग विद द टैंक्स, जब वो सुएज कैनाल को क्रॉस करके उन्होंने इन्वेड किया, तो वो लड़ाई भी इजराइल जीत गया। तो अल्टीमेटली इजराइल का जो शिकंजा था इस पूरे इलाके पे कसता चला गया। फिर उनकी जो डिप्लोमेटिक स्टेटस था वर्ल्ड ओवर, वो भी स्ट्रांग होता चला गया। अमेरिका जैसे कंट्री उनके फेवर में आ गए, और वो एंटी पैलेस्टीनियन हो गए। और पैलेस्टीनियन के फिर एक लीडर थे यासिर अराफात, उन्होंने एक पीएलओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया की उस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी थी कांग्रेस गवर्नमेंट की, जो नेहरू जी ने फॉर्मुलेट करी थी, वो पैलेस्टीनियंस के फेवर में थी। यानी कि हम नहीं चाहते थे कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हो, बिकॉज हमारे पास खुद के पास बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो उस केस पे चले। परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्यों कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी और बातें हैं, जिनकी वजह से हमारा जो फोकस था, स्पेशली यासिर अराफात की मौत के बाद, इंडिया का फोकस था वो शिफ्ट होता होता इजराइल की तरफ चला गया। और आज की ये जो स्टेट है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं डिप्लोमेटिकली। और ये जो लड़ाई हुई है, ये कोई एक टेररिस्ट हादसा नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि जो अल-अक्सा मॉस्क है उसके पास काफी हमले हुए। अब इजराइल का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों ने किए, मगर इस्लामिस्ट का कहना है या पैलेस्टीनियंस का कहना है ये हमले जो हैं ये इजरायली फोर्सेस के किए हुए हैं। प्लस इजराइलीज अपनी सेटलमेंट्स जो बाकी पैलेस्टीनियन एरियाज के अंदर बढ़ाते चले जा रहे थे, जिनको वो रिजेंट करते थे, उसको कई बार टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे। तो इस तरह करते करते अल्टीमेटली सिचुएशन ये बनी कि जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो हमस नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, उनके कब्जे में आ गया, और हिजबुल्लाह का कब्जे में आया वेस्ट बैंक, और जेरूसलम का काफी सारा जो हिस्सा है ईस्टर्न जेरूसलम स्पेशली जो हिजबुल्लाह के कब्जे में था, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बस हिजबुल्लाह जो है वो पैलेस्टाइन लेबनान से भी ऑपरेट करता है। तो इस सिचुएशन में अभी ये जो इन्होंने करा है, और ईरान जो है वो अवाउड एनिमी है इजराइल का,
क्योंकि इसराइलीज नहीं चाहते या अमेरिकन नहीं चाहते ईरान अपने न्यूक्लियर बनाने के जो उनका प्रोग्राम है उसमें सफल हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके साथ एक JCPOA पैक्ट किया, एक्ट साइन किया। परंतु वो अपने जो इनके राष्ट्रपति थे यूएस के, अपने पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अब बाइडेन साहब चाहते थे कि दोबारा से ईरान के साथ नेगोशिएशंस करी जाएं, उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएं, मगर जो लड़ाई थी वो इसराइल और जो इसराइलीज यानी यहूदियों के बीच में और ईरानियों के बीच में, हालांकि ईरानी जो है वो शिया मुस्लिम को बिलोंग करते हैं, ना कि सुन्नीज को बिलोंग करते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई जबरदस्त थी। तो अब बताया ये जा रहा है कि ईरानियंस ने हमास को ट्रेन किया, हमास के पास इतना असला या इतना अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद अपने आप इतनी जल्दी नहीं निकल सकता कि जिस किस्म का उन्होंने हमला किया। ये कोई एक नॉर्मल टेरर स्ट्राइक नहीं थी, ये उन्होंने 100% बाहर निकल करके हवाई जहाज में हैंड ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया, ग्राउंड टू ग्राउंड अपने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, इवन सी की तरफ से इस्तेमाल किया, और सारी की सारी जो इजरायली सेटलमेंट थी सदर्न इजराइल में, वहां पे उन्होंने उनका जो बैरियर्स तोड़े, अंदर जाके घर घर जाके लोगों को मारा, औरतों बच्चों को बाहर निकाला, उनको म्यूटिलेट किया, बॉडीज को म्यूटिलेट किया, फिर उसके बाद उनकी सेलिब्रेशन भी करी, यानी कि अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। तो इस किस्म की जो हरकतें उन्होंने की हैं वो एक कोई फ्रीडम फाइटर्स, कोई जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिटेलिएशन में ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि वी आर एट वॉर। हमने, यानी कि उन्होंने रशिया की तरफ कोई अपनी बयान नहीं दिया कि भाई हम स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम तो लड़ाई पे हैं सीधा। जिस किस्म की मौतें पहले आधे दिन के अंदर 500 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई, औरतों को बंधक बना लिया गया, फिर इस तरह के इनके बयान आते गए और एट्रोसिटीज बढ़ती चली गई, तो उन्होंने भी उसको रिटेलिएट शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आज ये लड़ाई 5वें दिन में आ गई है और दोनों तरफों से बयान आ रहे हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम इसराइलियों को यहां से निकाल के छोड़ेंगे, और इसराइलीज कहते हैं कि हम हमास को निकाल के छोड़ेंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि ये वॉर अपने पूरे चरम पे पहुंच चुकी है। तो जैसा कि आपने इसको मतलब वॉर को जिसके लिए डिस्क्राइब किया, अब जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उसको इस जो नरसंहार को होलोकास्ट का नाम दिया है। होलोकास्ट और उस दौर को कहा जाता था जब हिटलर का नरसंहार चला था। तो क्या ये होलोकास्ट वर्ड यूज करना सही है यहाँ पे? देखिए, ये होलोकॉस्ट, जीनोसाइड, ये जो लफ्ज हैं इनकी डेफिनेशंस यूएन निर्धारित करता है। तो 5 क्राइटेरिया हैं, जिनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट करता है तो इसको होलोकॉस्ट बताया जा सकता है एज पर द यूनाइटेड नेशंस रेगुलेशंस, जिनेवा कन्वेंशन या जो और भी कन्वेंशन जो हमें दुनिया में रेगुलेट कर रही हैं। तो ये इसको होलोकॉस्ट कहने का मतलब अमेरिका की तरफ यही है कि हम इसराइल के साथ डट के खड़े हैं, किसी भी हालत में उनका हम मदद करेंगे। जैसे यूक्रेन में भी बोलते हैं कम वोट में वील हेल्प यूक्रेन अगेंस्ट रशिया, उसी तरह से ये इसराइलियों की मदद कर रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि इसका करने से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे आज इस्लामिक कंट्रीज की जो अरब काउंसिल है, उन्होंने आज खुल के सपोर्ट दी है, और उनके बयान में भी एक ट्विस्ट है, उन्होंने डायरेक्टली इसराइल को नहीं क्लासिफाई किया है। उन्होंने इसराइल को यह बोला है कि आप जो यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं वो डिसप्रपोर्शनेट है। इसका मतलब है कि जो हमास ने किया उसको वो एंडोर्स करते हैं कि वो गलत है, पर ये इसराइल को यह हिदायत दी जा रही है कि आप जो कर रहे हो उतना ही करो जितना उन्होंने किया है, ना कि उससे ज्यादा। परंतु देखिए, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसराइल एक फुल फ्लेज डेवलप्ड कंट्री में बोलूंगा उसको है, और उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इसराइल को रोकें कि आप पूरी ताकत को इस्तेमाल ना करें? यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इसराइल एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास मोसाद जैसी आईटी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि जो हमले, उसके पास आयरन डोम का सिस्टम है, उसके बाद भी ये हमला और मोसाद फेल कैसे हो गया? देखिए, वहां पे बेंचेट, इनकी इंटरनल एजेंसी, मोसाद एक्सटर्नल एजेंसी, ये दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं। अब वो कैसे फेल होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब अभी काफी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जैसे 5 आई कंट्रीज हैं, इमीडिएटली वो एक निजर नाम का आदमी कनाडा में मरता है तो बोलता है भारत का इसका हाथ है। अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग है तो क्या वो इसराइल में उनको कुछ पता नहीं चला? इसराइल की अपनी मोसाद एजेंसी है, उसको कुछ पता नहीं चला? फिर इसराइल ने पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने अपने जो मिलिट्री के लोग थे वो सदर्न बॉर्डर से हटाए, और वहां पे सिर्फ पुलिस की 2 कमिश्नरेट्स छोड़ी, और वहां पे कोई ट्रूप्स नहीं थे एट ऑल। ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद ये जो हमला हुआ है सैटरडे को, वहां पे वो एक अपना दिन मना रहे थे, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, वीकेंड था, और वहां पे कम से कम 290 लोग मारे गए हैं। तो ये कहते हैं यौम कीपर वॉर, जब यौम कीपर भी उनका एक होली डे था, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये पैरेलल डेवलप किया गया है उसी को देख करके। तो अगर वो प्रिडिक्टेबल था तो ये सुरक्षा एजेंसियां या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में क्यों नहीं आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका आंसर जब कभी मिलेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या इसमें एक कॉन्स्पिरेंसी नजर आती है आपको कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमास इसको बहुत पहले से प्लान कर रहा था, ये भी सामने, लेकिन दूसरी तरफ की मोसाद फेल हुआ, और ये हॉलीडे पे इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल चीजें होना,
ठीक है, तो क्या ये हो सकता है कि इजराइल चाहता हो कि हम एक मौका बनाए पैलेस्टीन को हमला करने के लिए, फिर हमें इसको वॉर अनाउंस करके इसको फिर पैलेस्टीन को खत्म कर दें? देखिए, ऐसा है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका की और ईरान की लड़ाई चल रही है, वेस्ट वर्सेस ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना है। वो पिछले 10-15 साल से 2007 से टू बी एग्जैक्ट ये तमाशा चल रहा है। परंतु अभी आपने बोला कॉन्स्पिरेसी कि इजराइल चाहता है, तो मैं आपको एक दो एंगल और देता हूं। अब कॉन्स्पिरेसी में अगर देखें तो जो आपके नेतन्याहू हैं वो पिछले 15, 16, 17 साल से प्रधानमंत्री हैं, परंतु पिछले 3 साल में इजराइल में 4 बार इलेक्शन हो चुकी है, कोई गवर्नमेंट पावर में नहीं आई। अभी भी जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनी है वो अभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उसको बेनी गैंट्स जो उनके अभी आज प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, और साथ में लार यापिट जो उनके दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं, उनकी मदद के बगैर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने अपना ये पासा फेंका कि हम यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और बना चुके हैं और इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या ये नेतन्याहू ने करवाया? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये करवाया हो, परंतु ये बात जरूर है कि नेतन्याहू की कुर्सी इससे बची जरूर है। अभी दूसरा, अगर अमेरिका में देखें वहां पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर अमेरिका ये एक्सेप्ट करता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या वो बोलते हैं कि हमारी CIA की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, इधर वे, तो अमेरिका ने अभी लेटेस्ट कुछ महीने पहले अपने कुछ बंदियों को छुड़ाने के लिए ईरान के $6 बिलियन जो है उनको एसेट्स को डीफ्रीज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो $6 बिलियन के एसेट्स थे वो ईरान ने इस्तेमाल किए हैं हमस को आर्म करने के लिए। और अगर ये थियरी अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जोर पकड़ जाए तो बाइडेन की कुर्सी भी हिलती है। जैसे भारत पे आते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि यासिर अराफात की डेथ के बाद मतलब स्टोरी चेंज हो गई। यासिर अराफात, मैं आपको बता दूं कि जैसे उनमें ये भी कहा जाता है कि भारत की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनको राखी भी बांधती थी। अब जो भारत की जो राजनीति है उसमें विभाजन दिख रहा साफ तौर पर। इस पे कांग्रेस अपने अभी भी उसी स्टैंड पे है कि वो पैलेस्टीन को समर्थन कर रही है क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स है, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो स्टैंड क्लियर किया कि हम इजराइल के समर्थन में है। इसको आप कैसे क्लैरिफाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी का समर्थन है वो किसी रिलीजन के बेस के ऊपर नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है, कमर्शियलिज्म के ऊपर है। हम चाहे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने डिफेंस नीड्स के लिए, आज की डेट में हमारी काफी निर्भरता जो है वो इजराइल के ऊपर है, चाहे वो डिफेंस की नीड्स हैं, चाहे वो AI की नीड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड्स हैं, या जितनी भी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम उस हिसाब से इजराइल के साथ हैं। जहां तक बाकी ऑपोजिशन का सवाल है, वो मुसलमानों का वोट देने के चक्कर में है, क्योंकि हमारी भी इलेक्शंस अगले साल आने वाली हैं। तो यहाँ पे मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि मैं कहता हूँ कि अरब लीग का जो बयान है जो आज सुबह आया है, आप उसको ही एनालाइज कर लीजिए। उन्होंने बोला है, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने बोला है कि इजराइल डिस्प्रपोर्शनेट जवाब ना दे हमस को, यानी कि जो हमस ने किया, क्या किया हमस ने मास अटैक किया निहत्थे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर, चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में थे हजारों लोग, चाहे उनके घर, एक एक घर में जाकर के उनके बच्चों बीवी को बाहर निकाल के, उनको काट के, औरतों को काट के, उनको सेलिब्रेट किया सड़कों के ऊपर, और उसके बाद औरतों बच्चों को बंदी बनाया है, उनको हॉस्टेजेस लिया है, और बोला गया है जितनी बार इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा, चाहे वो हवाई हमला हो, ग्राउंड हमला हो, हम एक एक आदमी को मारते चले जाएंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये इवन अरब लीग ने भी एंडोर्स नहीं की है। और अगर इसको देख करके भी हमारे ऑपोजिशन जो इंडिया में है कहते हैं कि हमें हमस को सपोर्ट करना है, तो फिर मुझे तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है। हाँ, ये आप बात कह सकते हैं कि इसराइल को, जैसे अरब लीग का बयान मुझे लगता है ज्यादा डिग्निफाइड है, हालांकि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस्लामिस्ट को, पर वो बोल रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं चाहिए, और ये हमारी जिनेवा कन्वेंशन भी कहती हैं, तो उसमें लॉजिक नजर आता है। परंतु हमारे यहाँ कोई लॉजिक है ही नहीं है। हमें तो किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है, चाहे वो कुछ भी करें। अभी इसराइल को ले लीजिए, 3 साल में 4 इलेक्शंस, अभी भी जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, और जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो सारे के सारे, चाहे वो नेतन्याहू है, यार लपिड है, या गैंट्स है, सबके सब इकट्ठे हैं। और इसके पहले अगर आपको पता हो, अभी तक सारे इजरायलीज जो इवन रिजर्विस्ट थे या आर्म फोर्सेस वाले थे, वो रिजाइन करके चले गए थे नेतन्याहू के उस फैसले के ख्याल अगेंस्ट जो उसने जजेस की पावर को कर्टेल करने की कोशिश की। आधे से ज्यादा इजराइल सड़कों पे था अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, और जैसे ही एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, सारे के सारे एक साथ एकजुट एक अम्ब्रेला के नीचे मिलके अपने एनिमी के अगेंस्ट लगे, चाहे वो हमस है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हैं। तो ये इस किस्म की बात, इस किस्म की चीज क्या भारतीयों को समझ में नहीं आती? हमें यहाँ पे चाइना हमला कर देता है, पर हमें तो मोदी को गिराना है, तो हमने अपनी भारत की सेना को भी गिराने की पूरी कोशिश करनी है, उनका भी मनोबल गिराना है। हमें नहीं फिक्र है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या है। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी है, आपको बोलने का हक है। जब ऑपरेशंस पूरा हो जाता है, आर्मी का काम खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी वालों का, उसके बाद आप गवर्नमेंट को घेरिए। अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिए जैसे 1962 में, और 1962 में आपने गवर्नमेंट गिराई नहीं, तो अब आपकी डेमोक्रेसी कहां थी उस वक्त?
अगर आप इतनी शर्मनाक हार थी, जो कि डिप्लोमेटिक डिफीट थी, ना कि मिलिट्री डिफीट, यानी कि जवानों के पास लड़ने के लिए वहां के जूते तक नहीं थे, वो भी 15,000 20,000 की फुट पे, जहां पे -डिग्री टेम्परेचर होते हैं। आज तो हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, सियाचिन में बैठे हैं या डोकला में बैठे हैं या लद्दाख में बैठे हैं, और उस दिन क्या था, वहां हमारी डेमोक्रेसी ने प्राइम मिनिस्टर को हटाया क्यों नहीं? तो बिल्कुल नहीं किया। तो आज अभी बैठे हुए हैं, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो एक किस्म का मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी मुद्दा, उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रही है कि वहां पे हमास क्या कर रही है। हमास की जो ब्रूटैलिटीज हैं, जो उनकी क्रूरता है, वो आप रोज टेलीविजन पे देख ही रहे हो। वो इतनी ज्यादा है कि ये कोई कैंपेन नहीं हो सकता। वो एक्चुअल जो वीडियो शूट हो रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं। अब उसके बदले में इजराइल भी हवाई हमले कर रहा है, ग्राउंड अटैक्स कर रहा है, और जैसे गाजा को इस वक्त उन्होंने सीज कर रखा है, और वो काफी सारे लोग जो हमास के चीफ हैं मोहम्मद दैफ, वो बोल रहे हैं कि ये एक गलत बात है, आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो लोगों को। अब मुझे बताइए, अगर आप टेररिस्ट को आप सिंपथाइजर्स हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि हमास वाले गलत कर रहे हैं, तो आप एज ए ट्रू इस्लाम के अनुयायी अगर हैं, तो आप हमास को कंडेम करिए। और काफी लोगों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे अच्छे हैं, कि थोड़े से जो राइट विंगर्स हैं वो बाकियों को बदनाम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि तमाम सवालों के जवाब तो हो गए, लेकिन मैं आपसे, आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस युद्ध के नैरेटिव को लेके? किस तरीके की अपील आप उनको मतलब मैसेज देना चाहते हैं, वो आप जरा दीजिए। देखिए, मैं देश की जनता को ये कहता हूँ कि हमें भी चाहिए, हम भी कहते हैं कि पीसफुल सोल्यूशन निकले पैलेस्टाइन का, परंतु जो स्टैंसेस इतने हार्डन हो चुके हैं, इतनी हिंसा दोनों तरफ से हो चुकी है, एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं है, यहाँ पीसफुल सोल्यूशन निकलने का बिल्कुल चांस कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी जो टेरिटरी है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि जो जेरूसलम जो कैपिटल है पैलेस्टाइन की, या थी, या अभी कुछ अमेरिका ने अपने कॉन्सुलेट्स भी वहां शिफ्ट किए हैं, वहां पे जो होली प्लेसेस हैं वो तीनों रिलीजन्स के एक ही जगह पे हैं, उसको कैसे आप बांटेंगे? तो जब तक वो ये सारी लड़ाई जब होली प्लेसेस की वजह से हो रही है, मजहब की वजह से हो रही है, तो ये पीसफुल सोल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक भारतीयों का सवाल है, मैं कहता हूं कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहिए, करिए, ओपनली बोलना चाहते हैं बोलिए, और आप जो भी बयान देंगे, अगर आप हमास को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप आईएसआई को भी सपोर्ट करते हैं, लश्कर तैयबा को भी सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी जमात इस्लामी वगैरह, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करती हैं, आप उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये फिर आप एंटी नेशनल हुए कि नहीं हुए, ये आप डिसाइड करिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली। तो जिस तरीके से मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप अगर हमास का, यानी कि ये जो एक लड़ाई है, ये रिलीजियस लड़ाई नहीं है इस वक्त ये आतंकवाद और कंट्री के बीच की लड़ाई है, और अगर इसमें हम इजराइल का समर्थन नहीं करते हैं, सीधे हमास का समर्थन करते हैं, तो ये एक हम आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आईएसआई को या तमाम जो चीजें हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों को ना प्रमोट करके हम शांत बैठे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर हम अपने कंट्री में इस चीज को लेकर के वायलेंट ना क्रिएट करें, ये हमारा मैसेज सीधे जनता को जाता है। तमाम सवालों के जवाब हमने सर से लिए और इनके हमें जवाब मिले। इंडियन रिव्यू न्यूज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।